बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली गुड मारो बाय जॉन डन। मेटाफिजिकल पोइट्री में गुड मारो की जो पोम है उसकी बहुत सारी चीज़ें हम आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। यानी उसकी समरी लाइन बाय लाइन और स्ट्रक्चरल समरी भी होगी और नंबर 2 क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा, नंबर 3 थीम्स एनालिसिस भी होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी होगा, फिगरेटिव एनालिसिस भी होगा और बहुत ही कंसेप्चुअल अप्रोच है और बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरेटिकल अप्रोच है। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड है, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। इन इंट्रोडक्शन या ब्रीफ समरी ऑफ गुड मारो बाय जॉन डन। अब इस टाइटल को आप लोग देख रहे हैं कि टाइटल की अपनी भी सिग्निफिकेंस है, लेकिन आप लोग को बताता चलूँ कि गुड मारो यानी ओल्ड फैशन इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज ये जिसको आर्केक इंग्लिश कहते हैं। इस गुड मारो का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। अब ये गुड मॉर्निंग अपनी एक सिग्निफिकेंस रखता है यहाँ पे। तो जॉन डन ने इस पोम की जो शुरुआत की है दैट एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ लॉ, यानी बेसिकली इसका जो थीम है वो लॉ है और लॉ को भी उसने एक ऐसे अंदाज में पेश किया कि इस पोम के अंदर एक तो लॉ यानी जो मेन बेसिक थीम है वो लॉ है और लॉ के अंदर भी एक नई रेवोल्यूशन है, यानी एक नई रूह है, रियलाइजेशन है जिससे उस बंदे के अंदर अवेकनिंग आ जाती है और उस लवर और बिलवर्ड के दरमियान स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है। तो बेसिकली ये वर्डली लॉ की बात नहीं हो रही, ये स्पिरिचुअल लॉ या मेटाफिजिकल लॉ या डिवाइन लॉ या नॉनसेंसुअस लॉ या स्पिरिचुअल लॉ या यानी पोस्चेमसली लॉ यानी बाद अज मार्क वाली या आफ्टर सेंसेस यानी ऐसी लॉ जो ट्रू लॉ पे मुश्तमिल होती है। ये बेसिकली वो पोम है और यहाँ पे क्या करता है, द स्पीकर एड्रेसेस देयर बिलवेड, अपने बिलवेड महबूब को एड्रेस खिताब करता है, उससे बातचीत करते हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑन द नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप, और अपने यानी ताल्लुक पे उसकी नेचर पे जो है बातचीत करते हैं और फिर उसी लॉ के थ्रू द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लॉ, और फिर आप अपनी लॉ की उस ताकत की बात करता है जिसको हम ट्रांसेंडेंटलिज्म कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेटिव पावर कहते हैं, या जिसके थ्रू जो है यानी वो ट्रांसफॉर्म करता है यानी वर्ल्डली लॉ को इनटू द स्पिरिचुअल लॉ, यानी सेंसुअस लॉ को इनटू द नॉन सेंसुअस लॉ, यानी जो फिजिकल लॉ इनटू डिवाइन लॉ या फिजिकल लॉ इनटू जो है ट्रू लॉ में वो अपने उसको ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो ये जो पोम है ये बेसिकली सजेस्ट करता है दैट ट्रू लॉ, यानी ट्रू लॉ से मुराद यहाँ पे स्पिरिचुअल है या नॉन सेंसुअस लॉ है या डिवाइन लॉ है दैट ट्रांसेंड फिजिकल बाउंड्री एंड अवेकन्स द सोल लीडिंग टू द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ एंड वन पर्सन। यानी बेसिकली ये बताने की कोशिश इस पोम के अंदर की गई है कि लॉ जो फिजिकल ब्यूटी, मॉर्टल ब्यूटी यानी एक लिमिटेड कन्फाइंड टाइम के लिए होती है, ये उस लॉ की बात नहीं, ये उस लॉ यानी जो वर्डली लॉ है वो तो एक लस्ट है, वो तो एक लिमिटेड कन्फाइंड चीज़ है, लेकिन उसी लॉ को बुनियाद बना के वो ट्रांसफॉर्म करता है अपनी लॉ को इनटू द स्पिरिचुअल लॉ, परमानेंट लॉ या जिसको कांस्टेंट लॉ कहते हैं। इसी वजह से इसको गुड मारो की मेन थीम के तौर पर और यही उसकी ब्रीफ समरी भी बनती है। अब अगर उसकी क्रिटिकल एनालिसिस का जायज़ा ले ले तो ये गुड मारो की जो पोएम है ये मेटाफिजिकल पोम है। मेटाफिजिकल पोम यानी मेटा मीन्स बिहाइंड और फिजिकल मीन्स फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी बिहाइंड द फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी लाइफ आफ्टर डेथ की जो पोम होती है या लाइफ आफ्टर डेथ से मुराद यानी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नोशन पे होती है या एब्स्ट्रैक्ट नोशन यानी जिसके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी होती है या जिसके अंदर ट्रांसेंडेंटलिज्म होता है या जिसके अंदर एग्जिस्टेंशियलिज्म होता है। तो इस पोम के अंदर जो सबसे यानी इस मेटाफिजिकल पोम की सबसे अहम खासियत है उसके अंदर इंटेलेक्चुअल रीगर है, इंटेलेक्चुअल ताकत है और इंटेलेक्चुअलिटी है, यानी इंटेलेक्चुअलिज्म है और इमोशनल डेप्थ है।
यानी एक तो उसने इमोशन और इंटेलेक्चुअल को आपस में यानी मिक्स किया है, जिससे ये मेटाफिजिकल पोएम बन गई। और द पोएम कैन बी सीन एज अ सेलिब्रेशन ऑफ लॉ दैट इज बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। यानी बेसिकली ये पोम लॉ के मुतालिक है और ये कम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉ है, जिसके अंदर फिजिकल या वर्डली लॉ भी आता है और स्पिरिचुअल लॉ भी आता है। और ये स्पीकर जो है यहाँ पे जो बोलने वाला नरेटर है इस पोम के अंदर, जो स्पीकर है, कंट्रास्ट द सुपरफिशियलिटी ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस विद द प्रोफाउंड कनेक्शन दे शेयर विद द बिलवेड। यानी वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि ये सुपरफिशियल लॉ था जो उसकी माजी की थी, कि वो आपस में एक गहरा ताल्लुक तो रखते थे बिलवेड के साथ, लेकिन एक फिजिकल ब्यूटी तक लिमिटेड थे। दिस जक्सटापोजिशन हाईलाइट द ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ ट्रू लॉ, और इससे फिर वो ट्रू लॉ की जो है ट्रांसफॉर्मेटिव जो नेचर है या ट्रांसफॉर्मेशन है या ट्रांसेंडेंटलिज्म है, यानी जिसमें वो इनर सेल्फ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, यानी उस फिजिकल लॉ को स्किप करके जो है ट्रू लॉ में कन्वर्ट कर लेता है, विच इज पोर्ट्रेड एज एन इनलाइटिंग फोर्स दैट ट्रांसेंड द मंडानी रियलिटीज। तो जो बेसिक रियलिटीज होते हैं, जो बुनियादी हकायक होते हैं, उसको फिर वो स्किप कर लेते हैं और उससे वो एब्स्ट्रैक्ट नोशन या एब्स्ट्रैक्ट पोजीशन में चला जाता है, यानी हकीकी लॉ में तब्दील हो जाता है बकाया। यानी अगर आप इसकी क्रिटिकल एनालिसिस देखना चाहें तो ये पोम की जो स्ट्रक्चर है, ये पोम असल में सोनेट है, लेकिन सोनेट में यहाँ पे 21 लाइंस है, और यानी यहाँ पे सोनेट की तरह यानी वो 14 लाइंस वाला सोनेट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे या क्रिटिक्स उसे सोनेट कहते हैं। और ये कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेंजा है और allow for the progression from the speaker pass to the deeper realization of law significance। यानी स्पीकर जो है वो अपने पास्ट लॉ मेमोरी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है into the realized law, into the true law, into the transcendentalized law। और यहाँ पे डन जो यानी जो जॉन डन है वो यूज ऑफ पैराडॉक्स भी करता है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट यानी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी देता है, मुतजाद यानी वो स्टेटमेंट बयानात भी देता है, एंड इंट्रिकेट मेटाफर, और ऐसे इंट्रिकेट मेटाफर जिसको हम लोग कंसीड्स कह सकते हैं वो भी यूज करते हैं, चैलेंजेस कन्वेंशनल नोशन। और जिससे यहाँ पे क्या होती है, वो जो रिवायती तरीक़ेकार है, रिवायती ख्यालात है यानी लॉ के बारे में, वो क्या हो जाते हैं, वो उसको चैलेंज कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो इनकरेजेस रीडर टू कंसीडर द डीपर मीनिंग ऑफ इंटीमेसी, ताकि वो आपस में मोहब्बत की या रिश्ते की या लवर और बिलवेड की जो उस गहरे ताल्लुक के गहरे मीनिंग को वो समझाने के लिए उस कन्वेंशनल नोशन को ऑफ लॉ को वो क्या कर लेते हैं, यानी अपने कंसीड्स के जरिए, अपने जो है यानी इंट्रिकेट या एक्सटेंडेड मेटाफर के जरिए वो क्या कर लेते हैं, यानी डीप मीनिंग दे देते हैं। तो ये थी उसकी क्रिटिकल एनालिसिस। बेसिकली अगर आप लोग देखें तो एक सानेट है और सानेट ऑफ लॉ है, यही उसकी जो है मेन वो बनती है। इसके बाद फिगरेटिव एनालिसिस की अगर आप बात करना चाहें तो इसके अंदर बड़ी फिगरेटिव डिवाइसेस इस्तेमाल हो चुके हैं, बड़े की चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी है। नंबर 1 मेटाफर। मेटाफर में एक्सटेंडेड मेटाफर है, यानी पोम्स ओपन्स विद द मेटाफर कंपेयरिंग द लवर्स अवेकनिंग टू द न्यू डॉन सजेस्टिंग दैट देयर लव ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड इनलाइटमेंट। यहाँ पे अगर आप गुड मारो को देखें, मॉर्निंग से है तो मॉर्निंग को जो सन डॉन या न्यू डॉन जो है या सन जो है या डॉन जो है यानी न्यू अवेकनिंग होती है, तो जिसी तरह वो क्या कर लेता है, कंपैरिजन ऑफ लवर कहता है, और उनको एक नए डॉन के साथ, नए सूरज के साथ तशबीह देता है। तो सूरज का निकलना दरअसल नई रोशनी ले आना होता है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि इसी लॉ से नई क्लैरिटी, नई इनलाइटमेंट आएगी। और इसी तरह अगर आप उसकी इमेजरी की बात करें इन फिगरेटिव अंदाज में, तो इमेजरी भी बड़ी फैंटास्टिक विविड वाज़े इमेजरी है। इवोक्स द सेंसेस एंड एम्फेसाइजेस द फिजिकल। पहले आपके फिजिकल सेंसेस को वो इवोक्स करती है और फिर उस फिजिकल सेंसेस को बुनियाद बना के इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ बयान करते हैं। फॉर इंस्टेंस द रेफरेंस टू द 7 स्लीपर, जो कि 7 स्लीपर थे, इनवोक्स अ सेंस ऑफ ए डीस ट्रांसफॉर्मेटिव स्लम्बर, और जिससे जो है यानी वो 7 स्लीपर की बात हो रही है, जो एलूजन है, जो कि एक मतलब है रेफरेंस है टू द पोस्ट बिब्लिकल स्टोरी, और जिसमें जो है वो सोए हुए थे और फिर जब वो उठ गए तो वो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, मतलब है उनकी मेंटेलिटी
सोसाइटी बिल्कुल इस चीज़ को तस्लीम भी नहीं करती कि वो इतने देर तक सोए, लेकिन उनके जो है यानी वो इतने ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। तो यहाँ पे आप लोग देखें इमेजरी भी ऐसी ज़बरदस्त है। और नंबर 3 जो है पैराडॉक्स है, यानी इसके अंदर पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है, द आइडिया दैट टू इंडिविजुअल कैन बी वन। यहाँ पे एक बात की गई है कि ये जो टू इंडिविजुअल है, लवर और बिलवेड, ये बिल्कुल एक है, यानी ये तजाद बैन, यानी कैसे दो अशखास जो है एक हो सकते हैं। इलिस्ट्रेट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर बॉन्ड, यानी ये इस चीज़ की वजाहत देती है कि उनका रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना जो है मजबूत रिश्ता है। एम्फेसाइजिंग यूनिटी इन लव, और मोहब्बत में भी यूनिटी पे वो जोर देता है। डिस्पाइज देयर इंडिविजुअलिटी, यानी उसके इनफरादियत शख्स की बिना पे वो उसके यूनिटी को ज़्यादा अहमियत देता है। इसी वजह से वो उसको यूनिफाइड शक्ल की वजह से पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट वो कहते हैं कि लवर और बिलवेड कोई दो इन्हीं अशखास नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ है। और इसी वजह से ये लॉ को यूनिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ, सेपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करता। इसके अलावा 4th नंबर पे हाइपरबोली है, यानी एग्जेजरेशन है। इस पोम के अंदर द स्पीकर क्लेम दैट देयर लॉ कैन एनकम्पास द होल वर्ल्ड अंडरस्कोर इंटेंसिटी एंड सिग्निफिकेंस, यानी वो स्पीकर ये कहता है उनकी जो मोहब्बत है वो पूरे दुनिया को जो है एनकम्पास कर सकती है, यानी पूरी दुनिया के मोहब्बत से जो है वो सुप्रीम है, आला है। तो बाकी की इंटेंसिटी, बाकी की सिग्निफिकेंस अंडरस्कोर यानी कम हो गई। तो ये जो है हाइपरबोली इस्तेमाल करता है, एग्जेजरेशन, इससे बढ़ा चढ़ा के इस बात को बयान किया जा रहा है। और अगर उसके स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करें या समरी लाइन बाय लाइन की बात करें तो ये 3 स्टैंजा में मैंने जिस तरह आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वो क्या कर लेता है, सिंपली ध्यान में रखे, इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ अवेकनिंग, कि वो किस तरह जो है, जिस तरह सुबह बंदा बेदार होता है और उसी अवेकनिंग को एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट मेमोरी और पास्ट ख्यालात में चला जाता है। दी टोन इज कंटेम्पलेटिव, यहाँ पे टोन जो है बड़ी सोच विचार वाली है, विटी है। और सेटिंग द स्टेज फॉर रियलाइजेशन ऑफ लॉ डेप्थ, और ये सोच या कंटेम्पलेशन या मेडिटेशन वाली सोच या थिंकिंग वाली सोच इसी वजह से रखी गई है ताकि वो रियलाइज कर सके लॉ के डेप्थ को, यानी फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। सेकंड स्टैंजा में एक्सप्लोर द रिलेशनशिप मोर डीपली यूटिलाइजिंग द रिच मेटाफर एंड इमेजरी। दिस स्टैंजा emphasizes the transformative power of law, जिसको हम ट्रांसेंडेंटलिज्म भी कह सकते हैं। यानी इसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो इस सेकंड स्टैंजा के जरिए मेटाफोर और इमेजरी इस्तेमाल करके ये रियलाइज करते हैं कि इस फिजिकल लॉ की बुनियाद पे वो अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि उनकी जिंदगी जो है परमानेंट लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड स्टैंजा जो है वो कंक्लूजन है, कंक्लूड्स है विद द सेलिब्रेशन ऑफ देयर यूनियन, वो यूनाइट हो जाते हैं एंड द नोशन, और इस ख्याल के साथ दैट देयर लॉ इज बोथ वर्ल्डली एंड एटर्नल, कि उसका लॉ पहले वर्ल्डली तो था लेकिन अब एटर्नल है, अबदी है, हमेशा है, एवरलास्टिंग है। द रेजोल्यूशन reinforces the idea that the law, any true law, transcend time and space, यानी यही चीज, यही रेजोल्यूशन, यही तहरीक, यही इंटेलेक्चुअलिटी, यही इंटेलेक्चुअलिज्म की थ्योरी यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या वो उस विटी नेचर को, इंटेलेक्चुअल मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या चीज़ आगे कन्वे कर रहा है कि यहाँ पे टाइम और स्पेस की कोई जो है हुक्कत नहीं है फिजिकल वर्ल्ड की तरह, बल्कि यहाँ पे ट्रांसेंड हो जाती है, यानी टाइम और स्पेस, यानी टाइम लेस हो जाता है, स्पेस लेस हो जाता है, और इसी वजह से वो समझता है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और इस आइडिया के थ्रू जो है यानी ये उसका थर्ड स्टैंजा हो गया। थीम एनालिसिस में अगर आप लोग चले जाएं तो थीम्स एनालिसिस में सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि एक तो ये पोम जो है टोटली लॉ पोम है, यानी लॉ एंड कनेक्शन। अब यहाँ पे आप 2 बातें सीख लें, लॉ एंड कनेक्शन। द पोम एम्फेसाइजेस द डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन द लॉ, स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात हो रही है, डीप लॉ की बात हो रही है, उस लॉ की बात हो रही होती है यानी जो परमानेंट होती है। और जॉन डन जो है पोर्ट्रे लॉ एज ए यूनिफाइंग फोर्स, और लॉ को यहाँ पे सेपरेटिंग फोर्स के तौर पर नहीं, यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर, दैट ट्रांसेंड फिजिकल सेपरेशन है ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी चूंकि फिजिकल लॉ में यानी सेपरेशन भी होता है और टाइम होता है, और फिजिकल ब्यूटी की वजह से यानी उसकी जो है यूनिफाइंग या यूनिफाइड फॉर्म नहीं होती, लेकिन ये चूंकि परमानेंट लॉ है इसी वजह से इसमें सेपरेशन, इसमें टाइम और ये चीज़ें नहीं है, यानी वर्ल्डली लिमिटेशन ऑफ सेपरेशन, टाइम एंड फिजिकल ब्यूटी, मॉर्टेलिटी जो है, इससे ये मबरा लॉ है। इसी वजह से ये कनेक्शन और लॉ जो है
परमानेंट है, स्पिरिचुअल है। इसी तरह नंबर 2 आप लोग देखें, यानी अगर थीम देखते हैं, अवेकनिंग भी हो जाते हैं, यानी इनर सेल्फ भी उसका अवेकन हो जाते हैं और आंखें भी उसकी रोशन हो जाती है और साथ साथ इनलाइटमेंट भी होती है। द टाइटल इटसेल्फ सजेस्ट अ न्यू बिगिनिंग। न्यू टाइटल, टाइटल को आप लोग देखें, गुड मारो से ही न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाती है। द स्पीकर रिफ्लेक्ट on how love has awakened him to a deeper understanding of life akin to the spiritual rebirth। यानी इसका मतलब यह है कि गुड मारो कहने से यानी किसी तरह यानी लवर ने उसको एक नई स्पिरिचुअल रीबर्थ, नई रीअवेकनिंग की तरफ, जो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, किस तरह उनकी तरफ जो है मुखातिब किया और इसी वजह से एक गुड मारो ने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनर सेल्फ किया। और इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो थीम बनती है, टाइम एंड एटर्निटी। टाइम जो है एक लिमिटेड यानी मॉर्टल लाइफ के लिए और एटर्निटी जो अवधि लाइफ होती है। जॉन डन जो है वो क्या कर लेते हैं, कंट्रास्ट द फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम विद द इटर्नल क्वालिटी ऑफ ट्रू लव। यानी चूंकि टाइम जो है किसी का इंतजार नहीं करता, उड़ता रहता है, ई सजेस्ट दैट द जेन्युइन लव ट्रांसेंड टेम्पोरल बाउंड्री मेकिंग द लवर एक्सपीरियंसेस टाइमलेस। यानी यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे टाइम को आप लोग देखें, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन वो उसके ट्रू लव की एटर्नल क्वालिटी के साथ उसको कंपेयर कर लेता है और वो सजेस्ट करते हैं कि जेन्युइन लव में टेम्पोरल यानी आर्जी बाउंड्रीज की, टाइम की, स्पेस की, फिजिकल ब्यूटी की, इसकी कोई जो है यानी इससे आगे वाली बात होती है और जिससे वो उनकी एक्सपीरियंसेस जो है वो टाइमलेस हो जाती है। और असल में जो थीम बनता है यानी फिजिकल लव वर्सेस स्पिरिचुअल लव, यानी ये पोम डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द फिजिकल अट्रैक्शन एंड मोर प्रोफाउंड स्पिरिचुअल बॉन्ड या रूहानी रिश्ता जो होता है। द स्पीकर क्लेम दैट देयर लव इज सो स्ट्रांग दैट इट एलिवेट्स, यानी वो क्या कर लेता है, उसके उस फिजिकल बाउंड्रीज को एलिवेट्स कर लेता है, यानी वो देम बिहाइंड मेयर फिजिकल डिजायर से उसको आगे ले जाता है, जिससे ये मेटाफिजिकल सेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आप मजीद भी इसकी वो क्लेरिफिकेशन करना चाहें तो वो उसके मजीद क्लेरिफाई कर सकते हैं। और उसकी मजीद क्लेरिफिकेशन ये है कि उसमें आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह जो है यानी उसके बाकी थीम्स भी आप लोग के साथ कनेक्टेड है। और उसमें नंबर यानी लास्ट पे आप लोग देखें कि यूनिटी एंड होलनेस, यानी इसकी जो लव है वो सेपरेशन की नहीं है, यूनिटी के लिए, होलनेस के लिए, और वो लवर और बिलवर्ड को एक ही समझता है। द इमेजरी ऑफ द लवर एज ए entity underscore the theme of unity, or the poem suggests that the true love create a singular identity। यानी यही लव जो है स्पिरिचुअल लव, ये सिंगुलर एक शिनाख्त पैदा करती है, वेयर द लवर कंप्लीट ईच अदर, और जिससे वो एक दूसरे से मुकम्मल हो जाते हैं। आप नीचे जो है कंक्लूजन में देख सकते हैं दैट दीज थीम्स जॉन डन क्राफ्ट a complex exploration of law that intervene the physicality with profound spiritual connection। यानी यहाँ पे फिजिकल लॉ और स्पिरिचुअल कनेक्शन को आपस में इंतहाई ज़बरदस्त और मेटाफिजिकल और इंटेलेक्चुअल और विटी अंदाज से उसको पेश किया। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद साहब राइटिंग टर्निंग के पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।